लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, हमने कंपोजिशन देखा था एज वेल एज फॉस्फोलिपिड कितने टाइप के होते हैं वो भी देखा। साथ ही साथ हम प्रोटीन्स के बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्रोटीन्स के बारे में बात करने से पहले हम लिपिड के बारे में जो आखिरी पोर्शन है उसे भी कवर कर लेते हैं, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ लिपिड। यानी अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको लिपिड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि इस ढंग से जो है लिपिड्स अरेंज रहते हैं। तो क्या ये लिपिड्स एक्चुअल में एक जगह ही रहते हैं या फिर मूव करते रहते हैं? सो द आंसर इज मूवमेंट शो करते हैं। जब एक लिपिड का लोकेशन ये होता है और दूसरा लिपिड का लोकेशन ये है, मान लीजिए मैं इसको शेड कर देती हूँ ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए, तो लेटरल मूवमेंट में क्या होता है कि लिपिड्स यहाँ से यहाँ मूव करती हैं। तो अगर मूवमेंट की बात करें तो लिपिड्स में लेटरल मूवमेंट देखा जाता है, रोटेशन मूवमेंट यानी पूरा का पूरा रोटेट कर जाती है, एक लिपिड अपनी पोजीशन में पूरा रोटेट कर जाती है। दूसरा होता है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, यानी अगर मैं यहाँ से एक और लीफलेट बनाती हूँ तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब हो गया कि एक लिपिड यहाँ चले आएगा, दूसरा लिपिड यहाँ भी जा सकता है। एंड लास्ट इज द फ्लेक्सॉन मूवमेंट, जिसमें कि एक लिपिड अपने ही जगह पे इस ढंग से दैट इज मूवमेंट करेगा। तो इस ढंग से ये 4 टाइप के मूवमेंट देखे जाते हैं, जिनमें से एक टाइप हो गया दैट इज योर लेटरल मूवमेंट, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन बेसिस पे आप कह सकते हो कि देखा जाता है। तो लेटरल मूवमेंट में एक जगह से दूसरे जगह मॉलिक्यूल्स फ्लिप करते हैं। इतना ही नहीं, लेटरल मूवमेंट में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लिपिड ही मूव करे। लेटरल मूवमेंट प्रोटीन्स दैट इज योर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स दोनों के थ्रू ही शो होता है। ओके और एक ऐसी टेक्निक जिससे कि हम लेटरल मूवमेंट का पता लगा सकते हैं वो होती है फ्रैप, इट इज फ्लोरेसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। इस टेक्निक का यूज करके हम लेटरल मूवमेंट का पता लगा सकते हैं, चाहे वो प्रोटीन का हो या फिर लिपिड का हो। तो ये सारे के सारे मूवमेंट होते हैं जिसमें से मेजर तरीके से हम स्टडी करते हैं दैट इज लेटरल मूवमेंट को एज वेल एज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को। तो लेटरल मूवमेंट के बारे में तो मैंने आपको टेक्निक से रिलेटेड भी चीजें बता दी। अब हम बात करते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट पे। ओके फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये रहा लिपिड, कोई चीज़ यहाँ चली गई राइट एंड कोई चीज़ यहाँ आ सकती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो इसको करवाने वाले कोई ना कोई प्रोटीन्स होंगे, क्योंकि मूवमेंट करवा रहा है तो कोई ना कोई प्रोटीन्स वहाँ इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को हम मेनली एंजाइम के तौर पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो एंजाइम है वो होता है फ्लिपेज। फ्लिपेज क्या है, फ्लिपेज में आई लगा है तो क्या करेगा, इनसाइड भेजेगा, यानी आउटर साइड से इनसाइड फ्लिप करेगा ये फॉस्फोलिपिड को। सो इस ट्रांसलोकेटर का नाम होता है फ्लिपेज और ये कैटालाइज करता है रैपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड फ्रॉम वन मोनोलेयर टू द अनदर। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये फ्लिप करता है फॉस्फोलिपिड को आउटर लेयर से इनर लेयर की तरफ। तो आई लगा है यानी इनसाइड भेजेगा। ये एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है और ये स्पेसिफिकली फॉस्फोटाइडल सेरीन एंड फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन को दैट इज अंदर की तरफ फ्लिप करता है। ठीक है, सेकेंड आता है फ्लोपेज। फ्लोपेज में ओ लगा हुआ है यानी ये आउटसाइड भेजेगा, अंदर से बाहर की तरफ भेजेगा दैट इज फॉस्फोलिपिड को। तो इट फ्लिप द फॉस्फोलिपिड फ्रॉम इनर लीफलेट टू द आउटर लीफलेट। ये भी एटीपी डिपेंडेंट मैनर में काम करता है और ये मेनली फॉस्फोटाइडल कोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन को बाहर की तरफ फ्लिप करने का काम करता है। एंड दैट इज वाई फॉस्फोटाइडल कोलिन एंड स्फिंगोमाइलिन हमें बाहर दैट इज आउटर लीफलेट पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। थर्ड वन इज स्क्रैम्बलेज। स्क्रैम्बलेज क्या करता है, ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दोनों करवाता है। इट कैन फ्लिप एनी लिपिड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो फ्लिपेज एंड फ्लोपेज का स्पेसिफिसिटी है, स्क्रैम्बलेज के पास स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये किसी भी लिपिड को फ्लिप कर सकता है, यानी ये बाहर भी भेज सकता है अंदर भी भेज सकता है। दैट मीन्स ये बोथ लोकेशन में बोथ डायरेक्शन में जो है फ्लिप कर सकता है फॉस्फोलिपिड को, वो भी नॉन स्पेसिफिकली। इसके पास नॉन स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है, यानी स्पेसिफिसिटी नहीं होती है सीधी सी बात कहें तो, इसलिए ये किसी भी लिपिड को बाहर से अंदर की तरफ फ्लिप कर सकता है। देखने वाली बात क्या है कि जब हम फॉस्फोटाइडल सेरीन की बात करते हैं तो फॉस्फोटाइडल सेरीन हमें इनर लीफलेट में देखने को मिलता है, बट एक कंडीशन आता है जिसे हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। आई थिंक आप लोगों ने एपोप्टोसिस का लेक्चर देखा होगा। तो एपोप्टोसिस, जब एक सेल का एपोप्टोसिस होने वाला होता है तो उस सेल में फॉस्फोटाइडल सेरीन जो है अब अंदर की तरफ यानी इनर लीफलेट में नहीं रहता है, वो बाहर की तरफ फ्लिप कर जाता है। सो फॉस्फोटाइडल सेरीन इज नो लॉन्गर रिस्ट्रिक्टेड टू द साइटोसोलिक साइड by the flippage. Instead, scramblase catalyze the rapid exchange of phosphatidylserine between the two sides.
So when the phosphoryl serine flip to the extracellular, that is outer surface of the cell, they act as a signal for macrophage to engulf the cell. तो जब मैंने आपको एपोप्टोसिस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे मैक्रोफाज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड मैक्रोफाज एपोप्टोटिक सेल को पहचान जाते हैं. इसलिए पहचान जाते हैं बिकॉज मैक्रोफाज के पास रिसेप्टर्स होते हैं जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोटाइडल सेरिन रिसेप्टर्स. वो रिसेप्टर्स फॉस्फोडाइल सेरिन को पहचानते हैं. और हम ये कह रहे हैं कि कोई अगर सेल एपोप्टोसिस के पाथवे में जा रहा है तो वो अपने अंदर के साइड में यानी इनर लीफलेट साइड में जो फॉस्फोडाइल सेरिन होता है उसको फ्लिप करके बाहर भेज देता है. और अगर फॉस्फोडाइल सेरिन किसी भी सेल के सरफेस के ऊपर आप देखें कि बाहर है, दैट मीन्स दैट इज अ इंडिकेशन कि उस सेल का अब एपोप्टोसिस होने वाला है. तो इस तरीके से जो है फ्लिपेज, फ्लोपेज एंड स्क्रैम्बलेज एंजाइम जो है वो काम करते हैं मेनली फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करवाने में. और इन्हीं एंजाइम्स की वजह से ये जो एसिमेट्री है यानी कुछ फॉस्फोलिपिड का बाहर होना, कुछ फॉस्फोलिपिड का अंदर की तरफ होना, ये जो मेंटेनेंस है वो इसी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के थ्रू देखा जाता है. ओके, अब आते हैं हम रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ प्योर फॉस्फोलिपिड बाय लेयर टू द वेरियस मॉलिक्यूल एंड आयंस. यानी अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चैनल प्रोटीन्स भी होती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी होती हैं, लेकिन हम ये एज्यूम करें कि हमने एक ऐसा फॉस्फोलिपिड लिया है जिसमें ये प्रोटीन्स नहीं है जो कि ट्रांसफ़र कर सके ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो कि खुद ट्रांसफ़र नहीं हो सकते फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से. तो देखा ये जाता है कि हम कुछ क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे कि प्योर फॉस्फोलिपिड हो तो कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं एक साइड से दूसरे साइड में. जैसे कि गैसेस की बात करें CO2, N2O2, ये आराम से परमिएबल है, मतलब कि ये फॉस्फोलिपिड को क्रॉस कर सकते हैं. स्मॉल अनचार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि हो गया इथेनॉल, वो क्या हो सकता है, ये परमिएबल हो सकता है, आराम से क्रॉस कर सकता है. अगर हम बात करें पोलर स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल की तो इथेनॉल आराम से क्रॉस कर सकता है. अगर वाटर और यूरिया की बात करें तो वाटर और यूरिया जो है स्लाइटली परमिएबल होते हैं. और वाटर और यूरिया की भी बात करें तो वाटर जो है वो ज़्यादा परमिएबल होता है एज कम्पेयर टू दी यूरिया, अगर हम लाइक प्रायोरिटी बेसिस पे बात करें तो, बट बोथ आर स्लाइटली परमिएबल. लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज जो होते हैं दे आर लार्ज पोलर मॉलिक्यूल एंड दे आर इम्पर्मिएबल, स्ट्रिक्टली इम्पर्मिएबल होते हैं. यानी अगर इनको ट्रांसफर करना है तो हमें मेम्ब्रेन में कोई ना कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए. फिर आते हैं आयंस, दैट इज इतने सारे यहाँ पे आयंस मेंशन है. आयंस भी जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उनको भी इसलिए ट्रांसफर होने के लिए चैनल की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट आता है चार्ज पोलर मॉलिक्यूल जिसमें कि चले आते हैं अमाइनो एसिड्स, ATP, इसके अलावा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सब जो होते हैं दे आर इम्पर्मिएबल और ये दैट इज़ फॉस्फोलिपिड को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते हैं. तो इस तरीके से किसी चीज़ की यहाँ पे परमिएबिलिटी एंड इम्पर्मिएबिलिटी जो है दिखा रखी है मेनली थ्रू द प्योर फॉस्फोलिपिड जिसमें कि कोई भी प्रोटीन नहीं है, क्योंकि प्रोटीन रहेगा तो जो चीज़ें इम्पर्मिएबल है वो प्रोटीन चैनल की हेल्प से या प्रोटीन दैट इज जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन रहेंगे उसकी हेल्प से वो बाहर चली जाएंगी. ठीक है, ओके. तो इस पोर्शन में जाने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट आता है, वेट अ मिनट, हमारे पास एक कंसेप्ट आता है दैट इज मेम्ब्रेन प्रोटीन का. ठीक है, अब मेम्ब्रेन प्रोटीन की जब हम बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जा सकता है. यानी नॉर्मल बेसिस पे कहें तो हमने ये कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें देखने को मिलता है क्या क्या, दैट इज दी लिपिड देखने को मिलता है, प्रोटीन देखने को मिलता है, एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है. तो हम बात करते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में. मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो ये जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं ये किस तरीके से काम करती हैं. मेजर तरीके से स्टडी जब हम करते हैं तो इनको दो हिस्सों में बांट देते हैं. एक होता है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड दूसरी होती है इंटीग्रल. ठीक है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन. पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन की अगर हम कहानी की बात करें तो ये साइटोसोलिक भी हो सकती है या फिर ये नॉन साइटोसोलिक भी हो सकती है. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोसोलिक. सपोज कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बनाती हूँ, मेम्ब्रेन, ये रहा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये है साइटोप्लाज्मिक एरिया और ये है आउटर साइड. तो मुझे ये देखने को मिलेगा कि ये पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ भी हो सकती है या फिर ये यहाँ भी हो सकती है.
अगर अंदर साइड में होती है तो मैं इससे बोलूँगी कि साइटोसोलिक है, बाहर साइड में होगी तो मैं इससे बोलूँगी नॉन साइटोसोलिक है। अब जब हम इस पेरिफेरल प्रोटीन की बात करते हैं तो कौन कौन से प्रोटीन पेरिफेरल हो सकते हैं? मेनली आप बोल सकते हो दैट इज योर स्पेक्ट्रिन, एनकाइरिन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। और भी बहुत से ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि पेरिफेरल प्रोटीन में गिने जाएंगे। अगर हम बात करते हैं इंटीग्रल की, तो इंटीग्रल में भी टाइप्स चले आते हैं। कौन कौन से? ऐसे इंटीग्रल प्रोटीन जो कि एक बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और ऐसे प्रोटीन जो कि मल्टीपल टाइम क्रॉस करेंगे। तो अब अगर हम इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें तो ये कैसे देखने में होते हैं? जैसे मान लीजिए दिस इज अ मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है लिपिड बाइलेयर, ये भी आपका लिपिड बाइलेयर ही था, ठीक है। मान लीजिए दिस इज ये एक प्रोटीन है जो कि क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन, दिस इज अ फर्स्ट प्रोटीन। तो ये कहते हैं हम इसको ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन या ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट कहते हैं। तो अगर ये एक बार क्रॉस कर रहा है तो ये क्या हो गया? दैट इज योर सिंगल पास प्रोटीन हो गया। लेकिन मान लीजिए ये कोई ऐसा प्रोटीन है जिसने मेम्ब्रेन को कितनी बार क्रॉस कर लिया? 4 बार क्रॉस कर लिया। तो अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा मल्टी पास प्रोटीन। तो ऐसे ही सिंगल पास मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, सिंगल पास या फिर मल्टी पास हो सकता है, यानी एक बार पास हो सकता है या फिर ये बहुत बार पास हो सकता है मेम्ब्रेन को। दिस इज अ सिंगल पास SP एंड दिस इज अ मल्टी पास MP, ठीक है। अब सिंगल पास प्रोटीन का एग्जांपल क्या हो गया? दैट इज योर ग्लाइकोफोरिन, सिर्फ एक टाइम क्रॉस करता है। जबकि मल्टी पास का एग्जांपल बहुत सारे हो गए, जैसे कि हो गया GPCR हो गया, ठीक है, पैच रिसेप्टर हो गया, इसके अलावा दैट इज योर बैंड 3 प्रोटीन्स हो गए। इस तरीके से कुछ कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, दैट इज इन केस ऑफ अ मल्टी पास प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन एंड मल्टी पास पेरिफेरल प्रोटीन की ये कहानी थी। अगर हम बात करें इसके दैट इज योर आइसोलेशन प्रोसेस के बारे में, अगर पेरिफेरल प्रोटीन को आइसोलेट करना हो, आइसोलेशन करना हो पेरिफेरल प्रोटीन को, तो क्या किया जाता है? तो यहाँ पे मेनली pH एंड सॉल्ट के कंसंट्रेशन को यूज करके पेरिफेरल प्रोटीन को हम आइसोलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंटीग्रल प्रोटीन को, क्योंकि pH एंड सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या करेगा? बाहर में अगर दैट इज आउटर लेयर में अगर दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन है तो दैट मीन्स आराम से उसको निकाल सकता है अगर pH एंड सॉल्ट का कंसंट्रेशन वैरी कर दे तो, ठीक है। ये डिपेंड करता है प्रोटीन टू प्रोटीन की किसको आइसोलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही pH एंड सॉल्ट का कंसंट्रेशन वैरी होता रहेगा। लेकिन अगर हम चाहिए कि इंटीग्रल प्रोटीन को आइसोलेट कर ले, मान लीजिए इंटीग्रल प्रोटीन का आइसोलेशन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, तो इंटीग्रल प्रोटीन के आइसोलेशन के लिए हमें जरूरत पड़ती है डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके हम इंटीग्रल प्रोटीन का मेनली आइसोलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि व्हाट इज पेरिफेरल प्रोटीन, व्हाट इज इंटीग्रल प्रोटीन, टाइप्स देख लिए, कुछ एक आध एग्जांपल देख लिए, एज वेल एज आइसोलेशन टेक्निक भी देख ली। आइसोलेशन टेक्निक का याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं बिकॉज ये वाला एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसमें कौन इस्तेमाल किया जाता है। मेक श्योर इंटीग्रल प्रोटीन को आइसोलेट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप उसको डी नेचर फॉर्म में आइसोलेट कर दीजिए, ठीक है, या तो उसको पूरा का पूरा इंटैक्ट फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में, नेटिव यानी फंक्शनल फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हो गए जिसकी हेल्प से आप जो है इंटीग्रल प्रोटीन को आइसोलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें दैट इज योर नेटिव एंड डी नेचर प्रोटीन के बारे में बात करें, तो नेटिव के लिए क्या करना पड़ता है? नेटिव के लिए आप जो है दैट इज योर डिटर्जेंट का एक वेरिएशन ला सकते हो आप, जैसे कि डी नेचर प्रोटीन, प्रोटीन को अगर आप डी नेचर फॉर्म में आइसोलेट करते हो तो किसी और टाइप का डिटर्जेंट यूज कर सकते हो, और अगर प्रोटीन को नेटिव फॉर्म में आइसोलेट करना है तब किसी और का यूज कर सकते हो। ऑल्दो मैं स्लाइड में आपको जो है एक ऐसी स्लाइड दे दूंगी जहाँ पे मेंशन होगा कि किसका इस्तेमाल करके आप जो है डी नेचर प्रोटीन का आइसोलेशन कर सकते हो या फिर नेटिव प्रोटीन का आइसोलेशन कर सकते हो।